अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा लेक्चर है चैप्टर 4 एक्सरसाइज 4.1 क्वेश्चन नंबर 4। आइए देखते हैं। शो दैट द पॉइंट्स पॉइंट ए 0 2 है, पॉइंट बी √3 - 1 एंड पॉइंट सी 0 - 2 और वर्टेक्स ऑफ अ राइट ट्रायंगल। तो हम इसको शो करना चाह रहे हैं कि ये हमारे पास क्या है, वर्टेक्स हैं किसके, राइट ट्रायंगल। तो हम क्या करते हैं, अगर हम पाइथागोरस थ्योरम को सेटिस्फाई करते हैं तो हमारी ये क्या कहलाएगी, राइट ट्रायंगल कहलाएगी। तो देखिए गिवन पॉइंट्स आर, तो हमारे पास क्या क्या पॉइंट्स हैं गिवन। जो पॉइंट्स हैं 0 2, हमारे पास बी पॉइंट √3 - 1 एंड पॉइंट सी जो है वो 0 - 2। तो हम डिस्टेंस मालूम करेंगे किसका, ए बी। तो हम क्या मैग्नीट्यूड ले रहे हैं इसका, मतलब डिस्टेंस फार्मूला है हमारा जी। आपने ऑलरेडी जो है वो पढ़ा है डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है, वो मैं आपको बता देता हूँ। डिस्टेंस 2 पॉइंट्स के दरमियान जो डिस्टेंस होता है, मैग्नीट्यूड फार्मूला। तो इसके अंदर आपके पास x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर। तो याद रखिएगा, यहां पर अगर आप x1 - x2 ले लें या y1 - y2 ले लें तो इसमें फर्क नहीं पड़ता। बहुत ज्यादा होगा तो वैल्यू नेगेटिव आएगी, ऊपर स्क्वायर पड़ा है वो भी पॉजिटिव बन जाएगा, ठीक है। तो ये फार्मूला लगा रहे हैं हम। तो ए बी, ये आपके पास x1, ये y1, x2 y2, तो √3 - 0 होल स्क्वायर ए बी, तो -1 - 2 होल स्क्वायर। तो ये आपके पास बन जाएगा √3 होल स्क्वायर -3 होल स्क्वायर। तो ये बन गया आपके पास 3, ये बन जाएगा 9। तो इस तरह आपके पास ये बन गया √12। अब हम मालूम करते हैं ए बी, तो अब हम मालूम करते हैं बी सी जी। इसी तरह हमारे पास अब अगर बी सी ले रहे हैं तो ये x1 y1, ये x2 y2। तो हमारे पास x2 0 है, x1 कितना √3 प्लस y2 - y1, ये y2 माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस y1। तो ये बन जाता है हमारे पास -√3 होल स्क्वायर प्लस -1 होल स्क्वायर। तो स्क्वायर रूट ऑफ, ये आपके पास पावर इवन है, नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, ये कैंसिल होके 3 बन जाएगा और ये 1 रहेगा आपके पास। तो इस तरह ये बन जाएगा √4 और ये आपके पास क्या है 2। अब हम बात करते हैं, ये पॉजिटिव 2 इसलिए ले रहा हूं क्योंकि डिस्टेंस जो होता है, लेंथ हमें डिस्टेंस जो होता है वो क्या होता है, हमेशा पॉजिटिव होता है। तो अब हम बात करते हैं ए बी, बी सी और थर्ड वन इज ए सी। तो ए सी हमारे पास क्या आता है जी। इसी तरह ए सी में ये x1 y1 x2 y2 फार्मूला वही है हमारा। तो 0 - 0 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1, यानी कि -2, ये y2 है और y1 क्या पड़ा है हमारे पास 2 होल स्क्वायर जी। 0 का स्क्वायर 0 होता है, -4 स्क्वायर। तो ये बन जाता है आपके पास 16। अगेन ये क्या बन जाएगा 4। अब हम लिखते हैं 9। देखिए अगर मैं यहां पर ए बी और बी सी जो है इनको लेता हूं यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, 9 ए बी होल स्क्वायर प्लस बी सी होल स्क्वायर। ए बी आपके पास क्या है √12 होल स्क्वायर प्लस बी सी क्या है आपके पास 2 होल स्क्वायर। तो ये बन जाता है 12 प्लस 4 जो कि बना 16। इसको आप दोबारा लिख सकते हैं 4 स्क्वायर। तो 4 स्क्वायर आप अगर देखें तो आपके पास क्या बनता है, 4 स्क्वायर आपके पास बन जाएगा ए सी
स्क्वायर, तो यहां से आप कह सकते हैं कि ए बी होल स्क्वायर प्लस बी सी होल स्क्वायर हम डिटर्मिनेंट मैग्नीट्यूड की फॉर्म में ले रहे हैं। तो अगर देखें तो आपके पास एक ट्रायंगल की दो साइड्स का स्क्वायर सम तीसरी साइड के स्क्वायर के इक्वल आ रहा है, यानी कि दो साइड को ऐड करने से थर्ड साइड आ रही है। तो हमारा क्या प्रूव हो रहा है, पैथागोरस थ्योरम जो है सेटिस्फाई करता है। सो पैथागोरस थ्योरम satisfy, so ABC is a right triangle। देखें इस तरह हमने 3 पॉइंट्स गिवन थे, हमने उनको राइट ट्रायंगल शो करना था कि वो जो वर्टेक्स है वो राइट ट्रायंगल के हैं। तो हमने डिस्टेंस लिया ए बी बी सी ए सी, तो हमने उसके ऊपर पैथागोरस थ्योरम अप्लाई करते हुए सेटिस्फाई करवा दिया। तो इसलिए हम कहते हैं कि ये जो हमारे पास ट्रायंगल ए बी सी है, तो सो ट्रायंगल ए बी सी जो है वो इज अ राइट ट्रायंगल। अब पार्ट नंबर 2 है हमारे पास, शो दैट द पॉइंट्स ए बी एंड सी आर वर्टेक्स ऑफ एन आइसोस्केलेस ट्रायंगल। आइसोस्केलेस ट्रायंगल क्या होती है, ऐसी ट्रायंगल जिसकी कोई सी दो साइड्स आर इक्वल इन लेंथ, यानी कि वो लेंथ के लिहाज से इक्वल हो कोई सी दो साइड्स, तो ऐसी ट्रायंगल को क्या बोलते हैं, आइसोस्केलेस ट्रायंगल। यानी कि कोई ट्रायंगल है जिसकी दो साइड्स जो हैं वो इक्वल हैं, जबकि थर्ड साइड उनके इक्वल ना हो, तो हम बोलते हैं वो पॉइंट्स जो होते हैं वो क्या बनाते हैं, आइसोस्केलेस ट्रायंगल। तो आइए देखते हैं गिवन पॉइंट्स आर, कौन कौन से पॉइंट्स गिवन है, ए 3 1, बी -2 -3 एंड सी 2 2। बाय यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला हम ऑलरेडी आपको बता चुके हैं, जो कि इक्वल होता है बिटवीन 2 पॉइंट्स, एनी 2 पॉइंट्स ए बी एंड बी सी। तो हम अगर ए बी ले लेते हैं तो हमारे पास वो बन जाता है x2 -x1 प्लस y2 -y1। ये हम अप्लाई करेंगे तो डायरेक्ट लिखेंगे। तो ए बी हमारे पास जी, ये x1 y1 मान लें, इसको x2 y2 मान लें। x2 -2 -x1 y2 -3, तो y1 क्या है आपके पास 1 जी। तो ये बन जाता है आपके पास -5 प्लस -4। तो इस तरह बना ये 25 और ये बना 16। तो ये बन गया हमारे पास स्क्वायर रूट 41। अब हम ले लेते हैं बी सी, क्या लेते हैं जी, बी सी का डिस्टेंस जी मैग्नीट्यूड लेंगे बी सी 2x। अब इसको x1 y1 और ये x1 y1 x2 y2, तो 2 माइनस जी x2 माइनस x1, तो x1 भी माइनस में पड़ा है तो इसको +2 कर देंगे जी, 2 माइनस, जबकि ये माइनस क्या हो जाएगा +3। तो इस तरह हमारे पास बन जाता है 4 5 स्क्वायर जी 16 25, तो 41 ए बी 41 स्क्वायर रूट ये भी। तो इस तरह हमारे पास लास्ट पर रह गया ए सी मालूम कर लें या सी ए मालूम कर लें, इसका इशू नहीं होता। ट्रायंगल के अंदर ए बी या बी ए सी या सी ए, इसका इशू नहीं होता। तो हम ले लेते हैं ए सी जी x1 y1 x2 y2, तो x2 2 -3 2 -3 2 -1 x2 x1 y2 y1, तो ये बन गया -1 और यहां से बन गया 1, तो ये बन जाएगा आपके पास 1 1, तो स्क्वायर रूट 2। तो आप कह सकते हैं कि सिंस दो साइड्स, हमने यही कहा था कि आइसोस्केलेस ट्रायंगल के अंदर क्या होता है, किसी भी ट्रायंगल के अंदर कोई सी दो साइड
अगर इक्वल आ जाए तो हमारी ट्रायंगल बनाती है आइसोस्केलस ट्रायंगल। सिंस ए बी, हमने ये साबित किया कि ए बी और बी सी जो है हमारे पास, ये दो लेंथ इनकी क्या है, बराबर आ रही हैं, तो इसलिए हम कह सकते हैं जो कि हमारे पास क्या है 41 स्क्वायर रूट, और जो हमारी थर्ड साइड है जो कि इक्वल नहीं है उसके, ठीक है, ये बराबर आ रही हैं, तो हम कह सकते हैं सो ए बी सी, ये जो वर्टेक्स पड़े हैं ए बी सी इज आइसोस्केलस ट्रायंगल। जी, क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 3, should at the points A, B, C and D are vertex of a parallelogram, is the parallelogram a square। यहाँ पर आपसे दो बातें पूछी गई हैं। पहली बात ये कि आपके जो गिवन वर्टेक्स हैं क्या वो पैरेललोग्राम बनाते हैं, क्या वो वर्टेक्स जो है वो पैरेललोग्राम के हैं, पहली बात ये हम शो करना चाह रहे हैं। सेकंड ये है कि क्या वो पैरेललोग्राम जो है वो स्क्वायर भी है। तो आइए हम पहली बात मुकम्मल करते हैं कि गिवन पॉइंट्स जो है वो वर्टेक्स ऑफ अ पैरेललोग्राम है। तो गिवन दैट पॉइंट्स आर, जी आपके पास ए क्या है 5 2, बी आपके पास -2 3, सी -3 -4 एंड डी 4 -5। हम एक पैरेललोग्राम बनाते हैं जी। ए बी सी डी ले लेते हैं, पॉइंट्स बी लिख लेते हैं हमारे पास 5 2, बी क्या है जी -2 3, सी आपके पास क्या है -3 -4 और डी आपके पास है जी 4 -5। अच्छा जी, पैरेललोग्राम में होता क्या है, पैरेललोग्राम में ये होता है कि आपके पास दो कंडीशन होती हैं। पहली कंडीशन ये होती है कि आप ए बी की जो लेंथ है वो सी डी की लेंथ के इक्वल आनी चाहिए। पैरेलल के अंदर अपोजिट साइड्स जो होती हैं वो इक्वल होती हैं इन लेंथ। इसी तरह ए डी किसकी इक्वल आनी चाहिए, बी सी के इक्वल आनी चाहिए, बी सी किसकी इक्वल, ए डी। अगर ऐसे हो जाए तो हम कह देंगे ये पैरेललोग्राम है। तो आइए चेक करते हैं। तो हम सबसे पहले लेते हैं ए बी। जी ए बी, तो ये x1 y1 मान लें, इसको x2 y2 मान लें। x2 डिस्टेंस फार्मूला वही है हम जो पहले लगा रहे हैं, तो x2 माइनस x1 प्लस y2 माइनस y1, तो इसको सिंप्लीफाई करें, -7 प्लस 1, तो ये बन जाता है आपके पास 49 प्लस 1। तो इस तरह से ये बन गया स्क्वायर रूट ऑफ 50। क्या बना, ये ए बी। हम पहली कंडीशन मालूम करने के लिए अब पहले हम बी सी की बजाय सी डी मालूम कर लेते हैं। क्या मालूम करते हैं, सी डी। जी सी डी, x2 माइनस x1 4 माइनस फार्मूले का और -3 क्या हो जाएगा प्लस, तो सी डी के अंदर -5 y2 माइनस y1, तो +4 पड़ा है तो प्लस हो जाएगा 4। तो इस तरह ये हमारे पास बन जाएगा जी 7 और यहां से -1, तो ये बन गया 49 और ये 1। इस तरह से ये भी क्या बन गया स्क्वायर रूट ऑफ 50। तो अगर यहां से देखा जाए तो हमारी पहली कंडीशन कंप्लीट हो चुकी है कि इसकी जो पैरेलल साइड्स हैं उनकी लेंथ बराबर आ गई है। अब हम इनकी चेक करते हैं। तो इस तरह से हमारे पास पहली कंडीशन कंप्लीट हो गई। हम लिख सकते हैं कि ए बी इज इक्वल टू सी डी, इसको आप 1 कह दें। अब हम चेक करते हैं जी ए डी और बी सी। तो ए डी आपके पास जी ए डी
ए डी क्या बनेगा, ये x1 y1, ये x2 y2, तो 4 माइनस 5 प्लस -5 तो -2, ये y2 y1। तो इस तरह से ये हमारे पास बन जाता है -1 स्क्वायर प्लस -7 स्क्वायर, तो ये बन गया 1 और ये बन गया 49। तो इस तरह ये बना स्क्वायर रूट 50। तो ए बी मालूम किया हमने, सॉरी ए बी नहीं था ये, बल्कि हमारे पास क्या था, ए डी। हमने क्या मालूम किया, ए डी। अब हम मालूम करते हैं बी सी। बी सी के अंदर ये x1 y1 x2 y2 -3, फॉर्मूले का -x1 -2 है तो लिहाजा +2 हो जाएगा, प्लस y2 -4 माइनस फार्मूले का y1 +3, तो इसको ओपन किया जाए तो आपके पास -1 स्क्वायर प्लस -7 होल स्क्वायर, तो इस तरह बन जाएगा 149, तो स्क्वायर रूट 50, इसको आप कह दें 3 और इसको आप कह दें 4। तो इस तरह हमारे पास फ्रॉम 1 एंड 2, चलें इसको भी नाम ना दें, तो यहां से आप ये कह सकते हो कि आपके पास ए डी इज इक्वल टू बी सी। तो फ्रॉम 1 एंड 2 देखें, फ्रॉम 1 एंड 2 आपके पास एक पैरेललोग्राम है जिसकी अपोजिट साइड्स आर इक्वल इन लेंथ, तो इसका मतलब है फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड 2 फ्रॉम 1 एंड 2, तो हमारे पास क्या बना, दोनों कंडीशन साबित हो चुकी हैं, यानी कि ए बी इज इक्वल टू सी डी एंड ए डी इज इक्वल टू बी सी। सो ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम। सो आप ये भी लिख सकते हैं, सो ए बी सी एंड डी आर वर्टेक्स ऑफ अ पैरेललोग्राम। सो A, B, C and D are vertex of a parallelogram। जी, अभी हमने ये कंप्लीट किया है कि हमारे पास शो दैट द पॉइंट्स A, B, C and D are vertex of a parallelogram। तो हमने ये बात साबित कर दी, दोनों कंडीशन पूरी कर दी, तो इस तरह हमारे पास A, B, C and D are vertex of a parallelogram। अब हम आते हैं सेकंड केस, इज द पैरेललोग्राम अ स्क्वायर। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हम इसके लेते हैं डायगोनल्स, कि डायगोनल अगर ए सी और ये बी डी अगर लेंथ में बराबर आ जाए, यानी कि लेंथ ऑफ बी डी लेंथ ऑफ ए सी बराबर आ जाए, तो हमारे पास क्या कहलाता है कि ये पैरेललोग्राम क्या है, स्क्वायर है। तो ये स्क्वायर शो करने के लिए हमें क्या लेना पड़ेगा, हम लेते हैं डायगोनल ऑफ ए सी, कहते हैं इसको डायगोनल ऑफ ए सी। तो आप डायरेक्ट ले लें ए सी जी, x1 y1 x2 y2, तो x2 -3 x1 -5 प्लस y2 -y1, तो सिंप्लीफाई करें, -8 प्लस -6 64 36 100, तो ये क्या बना गया 10। अब हम सेकंड मालूम करते हैं बी डी, डायगोनल बी डी। तो डायगोनल बी डी जो हमारे पास क्या बनेगा, x1 y1 x2 y2, तो x2 माइनस प्लस हो जाएगा और y2 -5, और इसी तरह ये क्या है -3 हो जाएगा। तो ये हमारे पास ओपन करें, इसको सिंप्लीफाई करें, 6 प्लस -8, ये बन गया 36, ये बन गया 64, अगेन ये बन गया 100, तो ओपन कर दें तो 10 बनता है। सो डायगोनल ए सी इज इक्वल टू बी डी, सिंस डायगोनल ए सी इज इक्वल टू बी डी,
डायगोनल AC और BD बराबर हैं, तो हम कह सकते हैं सो ABCD is also square. Question number 5. The midpoints of the sides of a triangle are. एक ट्राइंगल है जिसके हमें मिड पॉइंट्स दिए गए हैं, हम इनके नाम रख लेंगे। तो फाइंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टेक्स ऑफ द ट्राइंगल। तो अब हमें मिड पॉइंट्स की मदद से ट्राइंगल के जो कॉर्नर पॉइंट्स या इसको हम कह सकते हैं वर्टेक्स मालूम करने हैं। तो हम इनको नाम दे देते हैं सपोज वर्टेक्स आर, उनको लेट कर लेते हैं, हमने मालूम करना है x1 y1, b हम ले लेते हैं x2 y2 और c ले लेते हैं x3 y3 एंड गिवन मिड पॉइंट्स and given मिड पॉइंट्स आर। हम इनको बाद में नाम देंगे, पहले ट्रायंगल बनाते हैं। देखें जी, ये हमारे पास ट्रायंगल है, ठीक है जी। हमने ये नाम दिए इनको x1 y1 और ये हमारे पास b है x2 y2 और ये c हमारे पास है x3 y3। ये इनके क्या है, मिड पॉइंट्स हैं जो कि हमें गिवन है। तो गिवन मिड पॉइंट्स इनके नाम देते हैं ए बी सी और ये हमारे पास डी, इसको हम ई और ये हमारे पास क्या बन जाएगा एफ। तो डी आपको क्या दिया हुआ है, इसका नाम डी रख लें 1 -1 और ये हमारे पास ई -4 -3 और एफ हमारे पास क्या है -1 1। तो मिड पॉइंट्स आर डी 1 -1 डी ई हमारे पास क्या है -4 -3 एंड एफ क्या है हमारे पास -1 1। तो अब हम करना क्या चाह रहे हैं, इन मिड पॉइंट्स की मदद से हम क्या मालूम करेंगे, ए बी एंड सी जो कि वर्टेक्स ऑफ अ ट्रायंगल है। आपको पता है मिड पॉइंट कैसे निकालते हैं, कोई से दो पॉइंट्स के एक्सिस को ऐड करके 2 पे डिवाइड कर दें, वाई एक्सिस को ऐड करके 2 पे डिवाइड कर दें। मिड पॉइंट फार्मूला ये है आपके पास, तो एक्सिस को ऐड करें 2 पे डिवाइड कर दें, तो वाई एक्सिस को ऐड करें 2 पे डिवाइड कर दें। ये हमारे पास मिड पॉइंट फार्मूला होता है, यानी कि आप इनको ऐड करें तो ये आपका मिड पॉइंट आता है। जो आंसर आता है असल में आपको आंसर्स दिए गए हैं। तो आइए हम लिखते हैं डी इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी। सो ये क्या है, मिड पॉइंट ऑफ ए बी है। तो मिड पॉइंट ऑफ ए बी का मिड पॉइंट फार्मूला मैंने आपके सामने लिखा हुआ है कि ये ए और बी के लिए है। एक्सिस को ऐड करें फिर वाई एक्सिस को ऐड करें 2 पे डिवाइड कर दें। तो हमारे पास क्या है जी, x1 प्लस x2 बाई 2 y1 प्लस y2 बाई 2 इज इक्वल टू, तो इसका जो मिड पॉइंट है ए बी का वो हमें ऑलरेडी दिया हुआ है जो कि 1 -1 है। तो इनको कंपेयर कर लें कि x1 प्लस x2 बाई 2 इज इक्वल टू 1 एंड y1 प्लस y2 बाई 2 इज इक्वल टू -1। तो यहां से हम इनको सिंप्लीफाई करते हैं तो हमारे पास बन जाता है 2, इसको आप कह दें 1 और यहां से क्या बन जाएगा y1 y2 इज इक्वल टू -2, हम इसको कह देते हैं 2। नाउ अगेन E is midpoint of BC. E is midpoint of BC. तो
BC, BC हमारे पास क्या है, x2 प्लस x3/2 y2 y3/2। तो E आपके पास क्या है, x2 प्लस x3/2 y2 प्लस y3/2। इसका मिड पॉइंट आपको दिया हुआ है -4 -3। तो यहां से आपके पास क्या बनता है, तो यहां से आपके पास ये देखें कि x2 प्लस x3/2 इज इक्वल टू -4 और y2 प्लस y3/2 इज इक्वल टू -3। तो यहां से x2 x3 -8 ये आपके पास बन गई 3 और यहां से क्या बन गया आपके पास y2 प्लस y3 इज इक्वल टू -6। तो ये आपके पास बन गई 4। नो सेम एज लाइक f इज मिड पॉइंट ऑफ ए सी। तो आपके पास इसी तरह अब बन गया ए सी, सॉरी, f इज मिड पॉइंट ऑफ ए सी। सो तो ए और सी, तो x1 x3 by 2 y1 y3/2। इसके लिए जो मिड पॉइंट f है वो में गिवन है -1 1। तो -1 1। तो यहां से हम कंपेयर करते हैं तो आपके पास क्या बन जाएगा, x1 x3/2 इज इक्वल टू -1 y1 y3/2 इज इक्वल टू 1। तो आपने जैसे ही कंपेयर किया तो ये बन गया x1 x3 इज इक्वल टू -2, इसको आप कह दें 5 और यहां से बन जाएगा आपके पास y1 y1 प्लस y3 इज इक्वल टू, ये 2 उधर जाके मल्टीप्लाई, तो ये बन गया आपके पास 6। हमने असल में मालूम क्या करना है, हमने वर्टेक्स मालूम करने हैं ट्रायंगल के ए बी एंड सी। अब हम इनको एलिमिनेट करेंगे किसी न किसी तरह, x1 x2 x3 y1 y2 y3 की वैल्यूज मालूम करते हैं। तो देखिए मैं आप यहां पर हम सॉल्व कर लेते हैं 1 3 एंड 5 को पहले। तो यहां से हमें एक्सिस मिल जाएंगे, 2 4 एंड 6 को सॉल्व करें तो हमें क्या मिल जाएंगे, y एक्सिस। तो हम लिखते हैं 1 -3 करते हैं, ये देखें 1 -3 करने से आपके पास 2 कैंसिल हो जाएगा, आपको वैल्यू मिल जाएगी किसी दो की। तो देखें मैं लिखता हूं 1 -3। 1 आपके पास क्या है, x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 2 और हमारे पास x3 है, x2 प्लस x3 इज इक्वल टू -8। इनको हम कर रहे हैं सब्ट्रैक्ट। तो इस तरह से हमारे पास क्या होता है, यहां पर प्लस है तो माइनस, यहां पर भी माइनस, यहां पर प्लस हो जाएगा। तो ये आपके पास देखिए अपोजिट आ रहा है, कैंसल आउट हो जाएगा और यहां से मिल जाएगा आपको x1 माइनस x3 इज इक्वल टू 10। तो इसको आप कह दें 7। अब हम क्या करेंगे कि हमारे पास इक्वेशन 5 और 7 को अगर ऐड कर दें तो हमें x1 मिलता है। तो आप लिखेंगे 5 प्लस 7। तो इस तरह हमें क्या मिल जाता है, 5 और 7 को ऐड करने से x1 x3 इज इक्वल टू -2। तो x1 माइनस x3 इज इक्वल टू 10 हम ऐड कर रहे हैं तो ये सेम कैंसल आउट हो जाएंगे और यहां से मिल जाएगा हमें 2x1 इज इक्वल टू 8। तो x1 इज इक्वल टू 4। हमें यहाँ पर x1 मिल चुका है। अब इस x1 को आप पुट कर देते हैं किसी एक इक्वेशन 1 में, अगर करते हैं तो हमें किसकी वैल्यू मिलती है, 2 की। पुट x1 4 इन 1। तो 1 में x1 कितना आ रहा है, 4 आ रहा है, जबकि x2 इज इक्वल टू 2। तो x2 इज इक्वल टू 2 माइनस 4। तो x2 क्या मिला, -2। तो इस तरह हमारे पास x2 की वैल्यू हमें मिल चुकी है। अब हम इसको पुट कर देते हैं किसी एक इक्वेशन में। पुट x2 -2 इन, आपकी मर्जी, आप 5 में पुट कर लें आपको x3 मिल जाएगा, या आप 7 में पुट कर लें तो आपको, सॉरी, आप 5 में पुट कर सकते हैं या फिर आप पुट कर सकते हैं
3 में, हम पुट करते हैं 5 में, तो पुट इन 5, तो x1 आपके पास x1 आ चुका है, x3 x2 भी आ चुका है। अब हमें चाहिए x3, क्या चाहिए? x3, तो आप इसमें पुट कर लें 3 में, किसमें पुट कर लें? x2 माइनस 2 इन, अगर 3 पुट करते हैं तो आपको क्या मिल जाएगा? x3, तो आप यहां पर किसमें पुट कर लें? 3, तो x2 कितना है आपके पास? -2 प्लस x3 इज इक्वल टू -8, तो x3 -8 प्लस 2 तो -6, तो इस तरह हमारे पास x3 मिल गया -6। ठीक है जी। अब हम इन इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, 2, 4 एंड 6, तो हमें यहां पर क्या मिल जाएंगे? ये x1 x2 x3 मिल चुका है। तो अब हम चेक करते हैं y1 y2 y3 के लिए। आप सेम एज इट 2 एंड 4 को देखें, अगर सब्ट्रैक्ट कर देते हैं 2 -4, 2 आपके पास क्या है? y1 प्लस y2 इज इक्वल टू -2, इसी तरह हमारे पास 4 क्या है? y2 प्लस y3 इज इक्वल टू -6। हम इनको सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, ये प्लस क्या है, तो यहां पर क्या आ जाएगा? माइनस माइनस, यहां पर प्लस आ जाएगा। ये अपोजिट साइन में पड़े हैं, कैंसल आउट, यहां से मिल जाएगा y1 माइनस y3 इज इक्वल टू 4। इसको आप कह दें, वो 7 थी, इसके बाद इसका नाम दे दें 8, y1 y3। तो अब हम क्या करेंगे? इस 8 को 2 4 को यूज कर तुम्हारी 8 बनी, और इसके साथ ही इक्वेशन 6 और 8 को ऐड करने से, 6 और 8 को ऐड करने से y1 y3 इज इक्वल टू 2, y1 माइनस y3 इज इक्वल टू 4। ऐड करते हुए ये देखें तो कैंसल आउट हो जाएगा, यहां से मिल जाएगा हमें 2y1 6, तो y1 इज इक्वल टू 3, तो y1 हमें मिल चुका है। इस y1 को आप पुट कर दें किसके अंदर? अगर पुट करते हैं 2 में, तो हमें क्या मिल जाएगा? 2 में पुट करने से हमें मिल जाएगी वैल्यू y2 की, तो पुट y1 इज इक्वल टू 3 इन 2, तो y1 3 प्लस y2 इज इक्वल टू -2, तो y2 इज इक्वल टू -2 -3, तो y2 इज इक्वल टू -5। हमें इस तरह से y2 की वैल्यू मिल गई। अब इस y2 को अगर मैं पुट कर देता हूं इक्वेशन 4 में, पुट y2 -5 इन 4, तो y2 कितना है आपके पास? -5 प्लस y3 इज इक्वल टू -6, तो ये लें जी -6। यहां से मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं कि y3 आपके पास क्या? -6, और माइनस का वहां जाके प्लस, तो वहां बन जाएगा आपके पास माइनस का 1 जी। आपने इसको 6 में पुट करना है, सॉरी 4 में, तो आप पुट कर रहे हैं y2 -5, तो इस तरह हमारे पास देखें, अगर हम डायरेक्ट ये उधर जाके पॉजिटिव बना देते हैं तो प्लस का 5, तो यहां पर बनता है -1। तो इस तरह हमारे पास जो रिक्वायर्ड वर्टेक्स थे हम लिख लेते हैं। सो वर्टेक्स, तो हमारे पास क्या बनते हैं? a x1 y1, और b हमारे पास क्या था? x2 y2, और इसी तरह हमारे पास c क्या था? x3 y3। देखिए जी, x1 हमारे पास 4 है, y1 3 है, x2 हमारे पास -2 है, और y2 क्या है हमारे पास? -5 है, x3 क्या है? -6, और y3 क्या है? -1।
तो हमने ये काम करना था कि हमारे पास फाइंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टेक्स ऑफ द ट्रायंगल, हमने लेट कर लिया कि ए बी सी आर वर्टेक्स ऑफ अ ट्रायंगल। तो हमने एक ट्रायंगल बनाई जिसके मिड पॉइंट गिवन थे। इन मिड पॉइंट की मदद से हमने मिड पॉइंट फार्मूला लगाते हुए हमने वर्टेक्स ए बी और सी मालूम कर लिए। अल्लाह हाफिज़ स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर कंप्लीट हुआ।